इंसाफ पुलिस कानून के नाम पर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केस और मुकदमे हैं कि कई बार इनको जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसा लगता है सर पकड़ लें। मतलब जो बेसिक पुलिस, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, बेसिक जुडिशरी, उन सारी चीज़ों का क्या हाल हो जाता है। आज की कहानी उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। एक औरत जिसकी तबीयत खराब थी वो एक अस्पताल में दाखिल होती है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर लिखते हैं कि मौत की वजह ये थी कि शायद सांस लेने में दिक्कत और स्ट्रैंगुलेशन मार्क। अब स्ट्रैंगुलेशन का शब्द जैसे ही आता है यानी गला घोटना, तो ये सीधा सीधा अननेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं है। अब अस्पताल में बीमार एक औरत को अगर उसका गला घोटा गया तो ये मर्डर का ही केस है और फिर एक शख्स को पकड़ लिया जाता है। लेकिन उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा है कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से ये मौत हुई है, लेकिन सांस रुक जाने की वजह से भी मौत हो सकती है। मतलब दोनों चीज़ें, मर्डर भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन पहला शब्द था स्ट्रैंगुलेशन, काफ़ी था कानून के रखवालों के लिए इस केस को 302 का बनाने का, मर्डर का बनाने का। और इसके बाद फिर एक शख्स को उठाया जाता है और फिर उसे पहले 9 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जाता है, फिर जेल भेज दिया जाता है। अगले 13 महीने तक वो जेल में रहता है। अदालत के सामने जब पेशी होती है चार्जशीट के बाद, तो जज साहब पूछते हैं तुम्हारा वकील कौन है। वो कहता मैं इतना गरीब हूँ कि मैं वकील का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। जज साहब फिर एक वकील मुहैया करवाते हैं और वो एक लेडी वकील फिर इस शख्स का केस लड़ती हैं। 13 महीने के बाद पता चलता है कि पुलिस ने एक बेगुनाह शख्स को जेल के अंदर डाल दिया। 13 महीने बाद पता चलता है कि जिस लेडी के कत्ल के मामले में उसे जेल में डाला गया, यही पुख्ता नहीं है कि उसकी वाकई मौत मर्डर से हुई या फिर बीमारी से हुई। लेकिन पुलिस ने एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 13 महीने के बाद जब वो बाहर आया तब न उसके पास नौकरी है, न कोई रोज़गार देने को तैयार है, न किराए पर घर देने को तैयार है, क्योंकि उसके माथे पर एक कलंक है कि वो एक मर्डर के केस में 13 महीने तक जेल में रह कर आया। कोई भी शरीफ आदमी ऐसे सज़ा याफ्ता है या जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हों, डरते हैं, अपने आसपास नहीं रखेंगे। अब इसका गुनहगार कौन है? पूरा सिस्टम। ये कहानी है राजेश विश्वकर्मा की और ये कहानी है भोपाल की। राजेश विश्वकर्मा जिसके बचपन में ही माँ बाप गुजर चुके थे। नाना नानी ने पाला। राजेश की एक बहन थी, दोनों बेहद गरीब, और धीरे धीरे बड़े हुए। फिर बहन की शादी हो गई। ये दोनों विदिशा के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। फिर बहन की शादी हुई, बहन ब्याह कर भोपाल पहुंच गई। पीछे पीछे भाई राजेश भी आ गया। अब भोपाल शहर में ही अपना काम करने लगा। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। एक किराए का कमरा ले लिया और अपना किराया देता और उसका गुजर बसर सब कुछ ठीक था। राजेश के बराबर में उसका एक पड़ोसी रहता था जिसके साथ उसकी दोस्ती थी और ये अक्सर साथ काम पर जाया करते। तो जब दोस्ती थी तो आने जाने में और घर बराबर में तो हाय हेलो दुआ सलाम सब कुछ होता। ये एक कहानी है 2024 की, 2024, 16 जून की तारीख थी। 16 जून को हर रोज़ की तरह राजेश सुबह घर से निकलता है काम पर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलता है, पड़ोस में उसे के उसी दोस्त की पत्नी देखा कि वो दरवाजे के बाहर पेट पकड़ कर करा रही है। राजेश ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं अस्पताल जाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे पति काम पर निकल चुके हैं, मुझसे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही अस्पताल। राजेश ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। और ये सिर्फ एक इंसानियत के लिए जो उसने हाथ बढ़ाया, यही उसके लिए मुसीबत हो गया। उसके बाद उसने अपने दोस्त की पत्नी को अपने साथ अस्पताल ले गया। पास में ही सरकारी अस्पताल था। वहाँ ले जाने के बाद पहले डॉक्टरों ने देखा, कुछ इंजेक्शन लगाया, थोड़ी उसकी हालत ठीक हुई। इधर राजेश को काम पर भी जाना है। उसने देखा अब हालत सुधरी। उसने पूछा वो आप कैसा फील कर रही हो? उसने कहा आप ठीक हो। तो उसने कहा मैं घर छोड़ दूँ? उसने कहा नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, तुम जाओ काम पर। और राजेश उसको अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से अपने काम पर चला गया। काम पर जाने के बाद देर रात जब वो घर आया तो अचानक करीब 12 बजे घर पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो पुलिस वाले थे। उन्होंने पूछा कि तुम पड़ोस में रहने वाली आशा को जानते हो?
उसने कहा मेरे दोस्त की वाइफ है और आज ही मैं अस्पताल लेकर गया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा अस्पताल में उसकी मौत हो गई है, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। अब उसने पूछताछ की, उसने बताया सुबह बीमार थी, मैं उसको लेकर गया, अस्पताल तक छोड़ा, लास्ट अस्पताल में ही मुलाकात हुई और फिर मैं काम पर चला गया। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, ज़रूरत होगी तो अगली बार भी पूछताछ करेंगे, और चले गए। नेक्स्ट डे इत्तेफाक की बात है कि राजेश को विदिशा जाना था, उसके परिवार में एक पूजा रखा गया था, तो बड़े पैमाने पर था। वो वहाँ से निकल गया भोपाल से, और वो वहाँ अभी विदिशा में ही था कि तभी देर रात जिस मेहमान के घर पर था उनके घर पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने कई पुलिस वाले। उन्होंने कहा हम भोपाल से हैं, भोपाल पुलिस से हैं, राजेश विश्वकर्मा से मिलना है। राजेश आया, उन्होंने कहा तुम्हें हमारे साथ भोपाल चलना होगा। राजेश चला गया। वहाँ जाने के बाद अब पुलिस वालों ने कहा कि आशा की मौत अस्पताल में बीमारी से नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल किया गया, उसका गला घोंटा गया है, और आखिरी शख्स तुम थे जो उसको अस्पताल लेकर गए, तो तुमने ही उसका कत्ल किया है। अब राजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि मैंने तो उसकी मदद की इंसानियत के नाते, वो दर्द से करा रही थी, मैंने उसको अस्पताल तक छोड़ा, फिर चला गया, आप चाहें तो मेरे बयान की तस्दीक कर लें। पर पुलिस वालों ने कहा नहीं, तुम ही कातिल हो। वो गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा, किसी से मिलने नहीं दिया, ना परिवार से। एक ही बहन थी, बहन को भी पता नहीं। कोर्ट में पेश कर दिया आशा यादव के मर्डर केस में। कोर्ट ने भी पुलिस हिरासत दे दी। 9 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हुई तो जुडिशल कस्टडी में उसे भोपाल जेल भेज दिया गया। अब वो जेल में इधर अपना पुलिस तफ्तीश कर रही है। 90 दिन बीत गए, चार्जशीट दाखिल हो गई। जब चार्जशीट दाखिल हुई, इधर बहन को भी पता नहीं। अब बहन देख रही कि भाई से मुलाकात नहीं हो रही। वो पड़ोस में मोहल्ले में पहुंची तो लोगों ने बताया यहाँ पुलिस आई थी। वो लोकल पुलिस गई, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने एक मर्डर किया, वो जेल में। फिर वो जेल पहुंची। पहली बार महीने भर बाद उसे पता चला कि उसका भाई तो महीने भर से जेल में है। वहाँ उसने उससे पूछा, उसने सारी कहानी बताई। उसने कहा ठीक है, मैं वकील करती हूँ, तुम्हें छुड़ाती हूँ। अब वो वकील और अदालत के चक्कर काट रही है। जिस वकील के पास जाती, कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, इससे कम पैसे नहीं मांगता। गरीब लोग इतने पैसे दे कहाँ पाते। हर जगह गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कुछ नहीं। इधर राजेश जेल के अंदर बंद। तभी अब चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू हुआ। पहले ही पेशी में कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारा वकील कौन है। राजेश ने कहा कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बहन गई, लेकिन कोई वकील था ही नहीं, सस्ता सब महंगे वाले। तो जज साहब ने भी कहा कोई नहीं, हम लोग कुछ ऐसे लोगों को कानूनी सलाह, कानूनी मदद देते हैं, तो अदालत तुम्हारे लिए एक वकील ढूंढेगी। और इसके बाद अदालत की तरफ से एक वकील का बंदोबस्त किया गया। रीना वर्मा ये वकील थी जो मुफ्त निशुल्क अब राजेश का केस लड़ रही थी। अब राजेश का जब केस आया उनके पास तो उन्होंने पूरे चार्जशीट को पढ़ा, सब कुछ देखा, दंग रह गए कि पुलिस भी ऐसा काम कर सकती है, मेडिकल रिपोर्ट भी ऐसी हो सकती है। फिर उन्होंने जब बारीकी से पूरे केस को स्टडी किया तो पाया कि इस देश में जब पुलिस के ऊपर सबसे ये होता है कि अगर कोई मुकदमा आता है तो अपने सर से उसको झाड़ना है और उसको ये है कि बस केस को सॉल्व करना है। फिर उसके लिए चाहे किसी की भी बलि ले लो, और गरीबों की बलि लेना इस देश में सबसे आसान काम है, क्योंकि उनके आगे पीछे है नहीं, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, पैसे के दम पर वो कुछ कर सकते हैं। यही केस इस चीज़ का एग्जाम्पल था। जब 16 जून 2024 को आशा देवी की मौत, आशा यादव की मौत हुई, तो जो पूरी चार्जशीट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको पढ़ने के बाद रीना वर्मा ने पाया कि पुलिस ने बेसिक पुलिसिंग तक नहीं की। और क्या कहने हैं उन अस्पताल और डॉक्टरों का जिन्होंने ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जिसका कोई मतलब और मकसद ही नहीं था। लेकिन उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसी चार्जशीट में खुद पुलिस वाले ऐसी ऐसी बातें लिख गए थे जो उन्हीं के मतलब झूठ का भांडा फोड़ रहे थे। जब राजेश अस्पताल लेकर गया तो उस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन पुलिस ने एक बार भी सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश नहीं की कि राजेश अस्पताल कितने बजे लेकर गया, उस वक्त आशा की हालत क्या थी, और जब वो 1 घंटे बाद अस्पताल से निकला अपने बयान के मुताबिक, तब वो किस हालत में अस्पताल से निकला और अकेला था कि नहीं था।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुलिस ने पाया, मतलब चार्जशीट में, कि जब आशा अस्पताल गई तब वो किसी और कपड़े में थी, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के दौरान आपने क्या पहने हैं हर चीज़ डिटेल में लिखा होता है। तो पोस्टमार्टम के दौरान आशा ने कुछ और कपड़े पहने हुए थे जो उससे पहले नहीं पहने थे। अब घर से निकली, राजेश उसके साथ, विटनेस है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वक्त वो बैग वैग तो पैक करेगी नहीं, बस खाली निकल पड़ी थी। अब अस्पताल में उसके ये भी नहीं है कि जो अस्पताल में मरीजों को कपड़े पहनाते वो वाले थे, वही कपड़े थे जो हम लोग पहनते हैं, लेकिन जब वो कपड़े लेकर नहीं गई तो अस्पताल में जब पहुंची तो ड्रेस अलग, जब पोस्टमार्टम हो रहा है तब ड्रेस अलग। इन कपड़ों की अदला बदली के बारे में पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की। सबसे बड़ी बात, जो अस्पताल के खुद डॉक्टरों की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से जब वो आई तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसे दवा दी गई, इंजेक्शन दिया गया, और ये बात है दोपहर के बाद की, जबकि राजेश उसको सुबह छोड़ कर गया था। और पुलिस ने उसके इस बयान को माना कि वो सुबह गया लेकिन सुबह ही कत्ल कर दिया, जबकि वो जिंदा थी, शाम तक जिंदा थी। और न सिर्फ जिंदा थी बल्कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, उसका इंजेक्शन दे रहे थे, उसको दवा दे रहे थे। तो अगर राजेश ने उसका गला घोटा और कत्ल करके चला गया तो क्या अस्पताल एक मुर्दे का इलाज कर रहा था, एक लाश को इंजेक्शन दे रहा था, एक लाश को दवा दे रहा था? इस बारे में कोई जांच नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों की अनदेखी की गई। अब रीना वर्मा ने इस केस की फाइल को पढ़ने के बाद अब उन्होंने अदालत में इसकी पैरवी शुरू की। इतना कमज़ोर केस था कि पहले ही पेशी में पुलिस वालों को समझ में आ गया कि अब उनकी शामत आने वाली है। जो बेसिक पुलिसिंग है वो इस केस में नहीं किया गया था। यहाँ तक कि पुलिस वालों को राजेश को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी अगर वो सिर्फ एक बार उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर एक सेकंड ओपिनियन ले लेते, क्योंकि यहाँ पे गलती जितनी पुलिस की थी उतनी उस डॉक्टर की भी थी जितनी इस पूरे केस को एक तरह से कंफ्यूज कर दिया। ये लाइन लिख कर कि ये एक स्ट्रैंगुलेशन का केस है, गला घोंट कर मारने का केस है, जबकि पूरे बॉडी पर उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी एक भी इंजरी मार्क नहीं था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था कि अगर गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क थे या गला घोंट कर कत्ल किया गया तो रस्सी था, दुपट्टा था, हाथ से किया गया, कुछ ना कुछ मार्क आते हैं, पर कहीं नहीं था। उनका सिर्फ ये था नहीं गला घुटने की वजह से मौत हुई। अब गला घुटने से मौत का मतलब ये होता सांसें रुक जाना, सांसों का बंद हो जाना। उन्होंने उसको ठीक से क्लियर ही नहीं किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आशा यादव जब अस्पताल पहुंची थी तो आखिरी वक्त में उनके साथ कौन था। सुबह खुद बयान दे रहा है राजेश की मैं लेकर गया, वहाँ तक ठीक है, वो झूठ भी नहीं बोल रहा, और वो वहाँ से चला गया, ये भी स्टेटमेंट पर वो लास्ट तक कायम रहा 1 घंटे के अंदर। लेकिन उसके बाद आखिरी वक्त में कौन था ये कभी पुलिस पता नहीं कर पाई। इस दौरान में कोई मिलने आया ये भी पुलिस पता नहीं कर पाई, जबकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरा एक्टिव था, सब कुछ देखा जा सकता था। बाद में 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो रिकॉर्ड सब इरेज हो गए। लेकिन अगर पुलिस एक सीसीटीवी कैमरा ही उठा लेती ना तो शायद एक शख्स की जो इंसानियत के नाम पर मदद करने निकला था 13 महीने तक जेल में यूं ना काटना पड़ता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया। डॉक्टर से लेकर अस्पताल से लेकर पुलिस सब ने मिलकर एक सीधे साधे इंसान को कातिल का कलंक लगाकर 13 महीने जेल भेज दिया। तो जब शुरुआती दलील में ही कोर्ट के सामने ये चीज़ें रखी गई और जब जज के सामने ये बात आई कि भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही यकीन नहीं किया जा सकता कि मौत की वजह क्या असली, उन्होंने वेग सी रिपोर्ट लिखी, तो फिर जब रिपोर्ट पर ही डाउट क्रिएट हो गया कि ये कत्ल है या फिर बीमारी से हुई मौत, तो जहाँ ज़रा सा डाउट हो गया फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बॉडी पर कोई निशान मिले ही नहीं थे, तो हाथापाई गला घोटने का कोई सबूत था नहीं। पति ने खुद बयान दिया आशा की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी की, फिजिकली असॉल्ट हुआ नहीं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कहीं नहीं था, और आशा बीमार थी इसके बहुत सारे सबूत थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इसके भी सबूत थे।
लेकिन पुलिस ने अनदेखा करके चूंकि एक शख्स ने सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया, उसे अस्पताल पहुंचाया, आंख बंद करके उसको उठाया और डाल दिया। ये नहीं सोचा कि इसका क्या होगा। अदालत के इस फैसले के बाद अभी जुलाई के लास्ट वीक पे राजेश विश्वकर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया। न सिर्फ बरी किया बल्कि ये कहा कि पहले तो ये समझ ही में नहीं आता कि ये वाकई एक मर्डर केस है कि नहीं। दूसरा, कातिल कौन है अगर ये मर्डर केस है तो इसका एक भी सबूत पुलिस के पास नहीं है। और पुलिस ने बस सिर्फ इसलिए कि आखिरी वक्त में जो देखा गया, एक पुलिस का पुराना एक फंडा है कि जो लास्ट अगर कोई मकतूल किसी के साथ दिखता तो उस पर शक करो, ये सही चीज़ है। लेकिन यहाँ वो इंसानियत के नाते गया था, उसके बाद कड़ियाँ जोड़ने का काम ही नहीं किया पुलिस ने। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बरी तो कर दिया। अब वो बाहर आ गया, लेकिन बाहर आया तो एक दूसरी मुसीबत बाहर इंतज़ार कर रहा है। अब उसकी जेल जाने की बात लगभग हर तरफ फैली हुई थी। जिस जगह किराए पर रह रहा था 13 महीने तक वो जेल में था, 13 महीना किराया नहीं दे पाया, 2500 रुपये पर महीने किराया था। अब 13 महीने का जोड़कर मकान मालिक ने कहा पैसे दे दो। अब इतने पैसे उसके पास है नहीं, और उसने जो भी जमा पूंजी करके सामान खरीदा वो उसी घर में। मकान मालिक ने दरवाजे पे ताला लगा दिया, कहा पहले किराया दो 13 महीने का, फिर पैसे सामान ले जाना। दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। भोपाल में उसकी एक बहन रहती है, उसी बहन के पास फ़िलहाल वो रुका हुआ है और काम की तलाश में डेली सुबह निकलता है, शाम को खाली हाथ लौट आता है। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है, और वो छुपाता नहीं है, कहता मुझे 13 महीने एक झूठे खून के इल्ज़ाम में जेल भेजा गया था। सच्चाई किसी और से पता चले वो खुद बता देता है। तो लोग ये सुनते ही आगे की बात करने के बजाय हाथ जोड़ लेते हैं और उसे रुखसत कर देते हैं। जेल की सज़ा अलग काटी, जेल के बाहर आने के बाद अब वो उस माथे पे लगे कलंक की वजह से अलग सज़ा काट रहा है। कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं है। बहन के घर फ़िलहाल है, लेकिन कब तक रहेगा उसे भी अब बुरा लगता है कि कब तक वो बहन के घर पे बोझ बनकर रहेगा। जो वकील है रीना वर्मा जी, उन्होंने कहा है कि वो हरजाना के लिए अदालत में मुकदमा लड़ेंगी, क्योंकि 13 महीने तक न सिर्फ सज़ा तो 13 ही महीने, लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी पर उसके दाग लगा दी। इसलिए सरकार हरजाना दे। उम्मीद करता हूँ कि ये हरजाना का मुकदमा जीते, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि कुछ अच्छे लोग सामने आए और राजेश विश्वकर्मा को फिर से एक बार नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिले। और ये कानून के लिए भी एक मैसेज है कि कम से कम सिर्फ एक केस को सुलझाने के नाम पर जिस तरीके से किसी को भी उठाकर आप जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर तोहमत लगा देते हैं, वो एक तोहमत नहीं होती, पूरी ज़िंदगी का एक बोझ होता है उसके ऊपर, और फिर उसी बोझ के साए में उसे जीना होता है। समाज मुंह मोड़ लेता है, अपने रिश्तेदार सब पराये बन जाते हैं। तो किसी भी बेगुनाह इंसान को फंसाने से पहले उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये थी एक इंसानियत के नाम पर मदद करने निकले शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसकी कहानी। सबक देती है ये कहानी।